गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो अपन सभी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। मैं लेकर आया हूँ आपके पास राजस्थान और भारत के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे, वो बनाया गया अपने पास में 9 अगस्त 2020 को। अच्छा, 9 अगस्त 2020 को जापान में नागासाकी डे भी मनाया गया है, क्योंकि इस दिन आपको पता है कि अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी के ऊपर फैटमैन नाम का एक बम गिराया था। तो अभी बात कर लेते हैं विश्व आदिवासी दिवस पर, जो 9 अगस्त 2020 को मनाया गया है। तो विश्व आदिवासी दिवस जो है वो आदिवासियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। और इस बार की जो थीम है आदिवासी दिवस की, वो है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रेजिलियंस। कोविड-19 एंड इंडिजीनियस का मतलब होता है मूल रूप से रहने वाले लोग, यूँ समझ लिए आदिवासी लोग। और रेजिलियंस का मतलब होता है कि जब आप किसी महामारी से या किसी दुख वाले काम से उठ करके खुद को मजबूत बना लेते हैं, खुद खुश हो जाते हैं, मतलब महामारी के बाद में आपने खुद को मजबूत बना लिया, उस चीज़ को कहा जाता है रेजिलियंस। तो इस वर्ष की जो थीम है वो है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रेजिलियंस। थीम याद रखेंगे इसकी अपन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अब तक के सारे इंपॉर्टेंट डे एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने। सबसे पहले 1 अगस्त को बनाया गया था राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस क्यों मनाया गया था? क्योंकि पिछले साल इसी दिन को ट्रिपल तलाक से इनको आज़ादी मिली थी। उसके बाद आया था 3 अगस्त को बनाया गया था विश्व संस्कृत दिवस, और 3 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया गया था। संस्कृत दिवस मनाया जाता है हमेशा रक्षाबंधन पर, ठीक है। तो रक्षाबंधन इस बार 3 अगस्त को थी, तब बनाया गया। फिर आया 6 अगस्त को बनाया गया था हिरोशिमा डे, क्योंकि जापान के शहर हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा गया था। और उसके बाद आया था 7 अगस्त को बनाया गया था राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जिसे अपन बोलते हैं, ये 7 अगस्त को बनाया गया था। और फिर 9 अगस्त को बनाया गया अपने पास में विश्व आदिवासी दिवस, या इसके अलावा इसे कहा जा सकता है नागासाकी डे भी मनाया जा सकता है। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को फेंका गया था, नागासाकी पर बम फेंका गया था अपने पास में 9 अगस्त को। उस बम का नाम क्या था? फैटमैन। और 6 अगस्त को जो बम फेंका गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। ये मैंने आपको 7 अगस्त की करंट अफेयर्स में क्लियर करवा रखा है। तो करंट अफेयर्स की क्लासें आप रोज देखा कीजिए। और मैं बार बार कहता हूं, ऐसा नहीं है कि आज 10 अगस्त हो चुकी है तो 3 अगस्त का करंट अफेयर्स आपके कोई काम का नहीं है, बिल्कुल काम का है। आप 3 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक या जितने भी मेरी करंट अफेयर्स की क्लासें हैं वो देखा कीजिए, रिवाइज किया कीजिए उसको। आगे चलते हैं। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है हरदयाल प्रसाद को। तो ये है, देखो, हरदयाल प्रसाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पूर्व एसबीआई कार्ड प्रमुख हरदयाल प्रसाद को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब एमडी और सीईओ। ये 10 अगस्त 2020 को नीरज व्यास का स्थान लेंगे, यानी आज नीरज व्यास जो है अपना पद छोड़ देंगे और उनके स्थान पर ये आ जाएंगे हरदयाल प्रसाद। तो याद रखेंगे, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का एमडी और सीईओ किसे बनाए? हरदयाल प्रसाद को बनाए। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो इसकी टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जो टैगलाइन है वो है घर की बात। तो पूछा जा सकता है, और मोस्टली बैंकिंग के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें ज़्यादा पूछा जाता है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की टैगलाइन क्या है? घर की बात। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। थेम्स ओवल गोल्फ रिजोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देखो, थेम्स ओवल गोल्फ रिजोर्ट का उद्घाटन किया गया मिजोरम राज्य में। ये जो है इस राज्य का पहला गोल्फ पार्क है। और इस गोल्फ रिजोर्ट का उद्घाटन जो किया है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है स्वदेश दर्शन। तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत इस पार्क का जो है अपने पास में उद्घाटन किया गया है मिजोरम के अंदर। तो और बनाया किसने? ये बनाया कनाडा स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है, ठीक है, एक आर्किटेक्चरल फर्म है कनाडा में। नाम है उसका ग्राहम कुक एंड एसोसिएट। ग्राहम कुक एंड एसोसिएट एक फर्म है। उसने क्या किया, 105 एकड़ की जमीन का पूरे क्षेत्रफल में ये गोल्फ रिजोर्ट बनाया है। और 75 एकड़ जो है उसमें से उसका प्ले एरिया होगा। और कहाँ बनाया गया? मिजोरम के थेन्जोल के अंदर एक जगह है थेन्जोल, गोल्फ रिजोर्ट वहाँ बनाया गया। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है ये करीबन पूरा का पूरा 105 एकड़ का है। और इसमें से ये जो खेल का मैदान आपको नजर आ रहा है ये 75 एकड़ की लगभग जमीन है अपने पास में। तो 105 एकड़ और 75 एकड़ में खेल का एरिया और 105 एकड़ में पूरा है। इसमें देखो आपके पास ये छोटी छोटी कुछ तरह से झोपड़ियाँ भी बनाई गई है। झोपड़ियाँ तो क्या है, ये छोटे छोटे से रिजोर्ट ही हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब आपने यहाँ खेला उसके बाद आप इसमें आराम भी कर सकते हो। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इनके अंदर। तो काफ़ी अच्छा यह पार्क बनाया गया है मिजोरम के अंदर। तो याद रखेंगे
इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मिजोरम। तो बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम देखो भारत के नक्शे में यहाँ स्थित है। राजधानी क्या है? आइजोल। गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथांगा। याद रखेंगे PS श्रीधरन पिल्लई इसके गवर्नर हैं और जोरमथांगा इनके चीफ मिनिस्टर है। कैपिटल क्या है इसकी? आइजोल। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस व्यक्ति को बीजिंग दूतावास के प्रथम सचिव के पद पर नियुक्त किया है? तो पारस सांखला को बीजिंग दूतावास के प्रथम सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। पारस सांखला का जो संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर जिले के मथानिया से है। मथानिया वहीं की जहाँ की मिर्ची बसेज होती है, तो मथानिया से हैं या जोधपुर के। अच्छा, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, कल के करंट अफेयर्स में मैंने बात डिस्कस की थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें अपने एक दूत भेजे गए हैं, ठीक है, जिनका नाम है राजेश परियार। और राजेश परियार का संबंध भी कहाँ से है? वो भी जोधपुर जिले के हैं। तो राजेश परियार पहले बीजिंग में कार्यरत थे प्रथम सचिव के पद पर, तो अब तो ये तो जा रहे हैं UNSC में, ठीक है, और इनके स्थान पर किसको नियुक्त कर दिया? पारस सांखला को नियुक्त कर दिया। तो राजेश परियार का संबंध भी जोधपुर से है और पारस सांखला का संबंध भी कहाँ से है? जोधपुर से है। हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला है? ये जो 20वां न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ है, असल में होना तो उसको पूरी अच्छे तरीके से था, लेकिन अभी सिर्फ वर्चुअली हुआ है कोरोना महामारी के दौरान, ठीक है। तो मुथोन ऑन सनराइज, तो इन दोनों को ही आपके पास में पुरस्कार मिला गया है। ये दो भारतीय डॉक्यूमेंट्री है, मुथोन ऑन सनराइज, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका उक्त दोनों को, ठीक है। विभा बख्शी की एक फिल्म है सनराइज, इन्हें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। देखो ये बातें बहुत याद रखने की होती है, क्योंकि अगर कल को किसी ने पूछ लिया बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड किसने जीता है, तो आपका जवाब होगा विभा बख्शी की फिल्म सनराइज। और अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछ ले तो वो गीतू मोहनदास की फिल्म है मुथोन। तो ये असल में देखा जाए तो दो क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का पूछें तो सनराइज, और अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पूछे तो मुथोन। तो दोनों फिल्मों को मिला है पुरस्कार, तो आंसर आएगा मुथोन और सनराइज। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में 400 बेड का कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री ने अपने पास में नोएडा के अंदर, कौन है यूपी के मुख्यमंत्री? यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। इन्होंने नोएडा के अंदर एक 400 बेड की कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 अगस्त 2020, अच्छा 8 अगस्त 2020 को अगस्त क्रांति कहते हैं। क्यों कहते हैं अगस्त क्रांति? ठीक है, ये मैंने कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ है कि 8 अगस्त 2020 को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब आप उस जाएंगे करंट अफेयर्स को देखेंगे और क्यों जाना जाता है वो आप पढ़ के आएंगे। तो 2020 को नोएडा में कोविड-19 रोगियों के लिए एक समर्पित 400 बेड का सरकारी अस्पताल का उद्घाटन किया। और ये जो अस्पताल है किसकी सहायता से बनी है? ये बनी है टाटा ट्रस्ट और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से तैयार हुई है। ये वही बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट वाले, तो टाटा ट्रस्ट और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से ये तैयार हुई है। देखिए बात कर लेते हैं यूपी की, तो ये है भारत के नक्शे में यूपी। राजधानी है लखनऊ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ध्यान रख लेना अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर का चार्ज भी इनको मिला हुआ है आनंदीबेन पटेल को, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो एडिशनल चार्ज जो है वो इनको आनंदीबेन पटेल को ही मिला हुआ है। और चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। तो एक डांस फॉर्म होती है कथक। कथक कहाँ की फेमस है? यूपी की फेमस है। और कथक से मिलता जुलता एक नाम आता है कथकली, और कथकली कहाँ की फेमस है? वो है केरल की। तो दोनों में अंतर ध्यान रखेंगे, कथक है यूपी का और कथकली है केरल की। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है? यूपी के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं। ये देखिए नोएडा कोविड चिकित्सालय, ये आप इमेज में देखिए, इस तरह की एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है और ये है श्री आदित्यनाथ इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने दिल्ली स्थित राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? दिल्ली स्थित राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया। क्या है राजघाट? राजघाट के बारे में ध्यान रखिए, राजघाट है महात्मा गांधी का समाधि स्थल, ये राजघाट में है। तो इन्होंने किसने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया यहाँ पर? तो वो किया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। देखो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। ये केंद्र स्वच्छ भारत मिशन के महत्वपूर्ण बिंदुओं और देश की सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह की यात्रा को दिखाएगा। और मोदी जी ने यहाँ पर एक नारा दिया है, गंदगी भारत छोड़ो। तो ये ध्यान रख लेना, ये पूछा जा सकता है कि ये नारा कहाँ दिया गया, गंदगी भारत छोड़ो? ये दिया गया था स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन पर। अच्छा ये है क्या स्वच्छता केंद्र उद्घाटन? देखो ये जो स्वच्छता केंद्र, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो है, इसको मैंने क्यों कहा इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र? इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का मतलब होता है कि जब आप इसके अंदर जाएंगे तब आपको डिफरेंट LED, ठीक है, होलोग्राम,
ठीक है, इनके माध्यम से ये बताया गया था कि ये जो स्वच्छ मिशन चलाया गया भारत में, ये इसने किस तरह से प्रोग्रेस की है, ये कितना सफल हुआ है, इस सब के बारे में जो अनुभव जानकारी दी जाएगी वो आपको इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के अंदर मिलेगी। इस सेंटर को महात्मा गांधी को समर्पित किया गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र आरएसके की सबसे पहली घोषणा की थी 10 अप्रैल 2017 को। 10 अप्रैल 2017 को क्यों? क्योंकि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए थे, तो उन्होंने घोषणा तो की थी 10 अप्रैल 2017 को, और 8 अगस्त 2020 को इन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का। इस केंद्र में सभागार में भावी पीढ़ियों को स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा से रूबरू करा जाएगा। जब इसके अंदर आप जाओगे, देखिए ये बाहर से इस तरह से दिखता है, जब इसके अंदर जाओगे तो काफ़ी अलग अलग तरीकों के यहाँ पे डिजिटल साधन है, जिसके माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि कैसे अपना ये स्वच्छ भारत मिशन आगे आगे बढ़ा है। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करते हुए। आगे चलते हैं, हाल ही में किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ग्रहण की? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में जो चौथी बार आए हैं वो है महिंदा राजपक्षे। महिंदा राजपक्षे को शपथ दिलाई है किसने? गोताबाया राजपक्षे ने। कौन है गोताबाया राजपक्षे? गोताबाया राजपक्षे है श्रीलंका के राष्ट्रपति, और इनके भाई महिंदा राजपक्षे और गोताबाया राजपक्षे आपस में भाई है। तो ये तो हैं राष्ट्रपति श्रीलंका के, और महिंदा राजपक्षे बन चुके हैं अपने पास में श्रीलंका के प्रधानमंत्री, ये बन चुके हैं प्रधानमंत्री। और वैसे महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब बन चुके हैं ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री। एक बात आप याद रखोगे, श्रीलंका की कौन सी पार्टी से संबंधित है? तो इस पार्टी का नाम भी याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका पोदुजना पेरामुना। श्रीलंका पोदुजना पेरामुना, ये इनकी पार्टी का नाम है महिंदा राजपक्षे की। तो देखिए ये है महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, और इधर है ये रहा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। लेगिस्लेटिव यानी विधायी राजधानी जो है वो तो है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, और कोलंबो जो है वो है कार्यकारी और न्यायिक राजधानी। तो दो राजधानियां, एक श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे और दूसरी है कोलंबो। ठीक है, जयवर्धनपुरे कोट्टे तो हुई विधायी राजधानी, और कोलंबो हो गई इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल यानी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी। अच्छा, करेंसी क्या है इसकी? श्रीलंकन रुपीस। प्रेसिडेंट कौन है? गोताबाया राजपक्षे, और प्राइम मिनिस्टर जो हाल ही में बने हैं महिंदा राजपक्षे। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आप देखोगे कि ये देखो, ये भारत है और ये श्रीलंका है। तो आपको ये चीज़ दिख रही है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ते हैं, इसे कहा जाता है पाल्क स्ट्रेट, पाक खाड़ी जिसे आप बोलते हो, पाल्क स्ट्रेट, पाक खाड़ी से कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना, पाक स्ट्रेट किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में किस देश में एक स्मारक बनाया जाएगा? 1971 का मुक्ति संग्राम ये हुआ था बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश क्या करेगा? इस मुक्ति संग्राम की अभी आ रही है 50वीं वर्षगांठ, तो भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाएगा। अच्छा, फिर ये बात आती है, तो बांग्लादेश में भारतीय सैनिकों का क्या काम? तो ये देखिए, इनके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये स्मारक बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर बनाया गया। स्वतंत्रता, लेकिन किससे स्वतंत्रता? तो ये नक्शा देखिए, बात है 1947 की। ठीक है, जब भारत हुआ था आज़ाद, तब उस वक्त, ठीक है, आपको पता है भारत का विभाजन हो चुका था भारत और पाकिस्तान में। तो खाली पाकिस्तान इधर भी नहीं था, पाकिस्तान इधर भी था। जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ कि भाई ये इधर था वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और इधर बना गया था पूर्वी पाकिस्तान। क्यों बनाया गया था? क्योंकि यहाँ भी मुस्लिम आबादी बहुलता में और इधर भी मुस्लिम आबादी बहुलता में। तो दो पाकिस्तान बने थे, एक बना था पश्चिमी पाकिस्तान और एक बना था पूर्वी पाकिस्तान। देखो नक्शे में देख लीजिए, तो ये जो एरिया है पूर्वी पाकिस्तान का, ठीक है, यहाँ पर बांग्ला भाषी लोग रहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, देखो मैं आपको बताता हूँ। बांग्ला भाषी जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका ये जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग हैं काफ़ी दमन करते थे। यहाँ की सेना आकर के इन पर काफ़ी अत्याचार करती थी। ठीक है, तो इस अत्याचार से निपटने के लिए यहाँ इन्होंने एक सेना बनाई थी, मुक्ति वाहिनी सेना। मुक्ति वाहिनी कहते हैं, ये अपनी भाषा में इसे मुक्ति वाहिनी कहते हैं। तो मुक्ति वाहिनी सेना थी, वो चाहती थी कि कैसे ही करके हम इस पाकिस्तान से आज़ाद हो जाएं। पाकिस्तान के जनरल, और उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर किया था नरसंहार। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर उन्होंने लोगों को मारा था इस आंदोलन को दबाने के लिए। ये नहीं चाहते थे कि कैसे ही करके ये वाला जो इलाका है ईस्ट पाकिस्तान का हमसे अलग हो जाए। ठीक है, तो भारत ने क्या की, इस वक्त इनकी की मदद। तो बात है अपने पास 1971 की। 1971 में क्या हुआ था, यहाँ बांग्लादेश का एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसे मुक्ति संग्राम कहा जाता है। ये युद्ध हुआ था 1971 में 25 मार्च से 16 दिसंबर तक चला था, और इस युद्ध में
बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वाधीनता प्राप्त कर ली थी। हमारे भारतीय सैनिकों ने करीबन 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इस दिन भारत के सैनिकों ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी पाकिस्तान से। तो ये जो अपने पास में ये जो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, ये हो गया स्वतंत्र 1971 के अंदर, और इसी को नाम दे दिया गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो हमारे भारत का है। हमारे भारतीय सैनिकों ने ही इस मुक्ति संग्राम की अगुवाई की और साथ ही साथ में बांग्लादेश को आज़ाद कराया। और भारत की पाकिस्तान पर ये जो जीत है, इसको मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये काफ़ी ऐतिहासिक फ़ोटो है, ठीक है। ये विजय दिवस कहला जाता है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये हमारे भारत के मेजर हैं जनरल जगजीत सिंह, और ये जो हैं पाकिस्तान के जनरल है नियाजी। तो भारत के जनरल जगजीत सिंह, और ये है पाकिस्तान के जनरल नियाजी। ये देखो, ये साइन कर रहे हैं। किस चीज़ पर साइन कर रहे हैं? ये जो है पूरी पाकिस्तान के सरेंडर कि ये सरेंडर कर रही है। देखो, ये सरेंडर के कागजात है जिस पर पाकिस्तान साइन कर रहा है। तो ये बहुत ऐतिहासिक दिन था हमारे भारत के लिए, और ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है। ये देखो, 16 दिसंबर 1971 को ढाका में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश को मिली थी आज़ादी। ये विजय दिवस माँ भारती के हर वीर सैनिक को समर्पित है, जिसके अदम्य साहस और समर्पण से हम सब सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करते हैं। बस इसीलिए, चूंकि बांग्लादेश को आज़ादी हमने दिलाई थी, तो बांग्लादेश क्या कर रहा है, अपना जब इसका 50वीं वर्षगांठ आ रही है, तो ये क्या कर रहा है, शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक बना रहा है। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बांग्लादेश 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के क्या बना रहा है, एक स्मारक बना रहा है। तो बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। ये है मैप में बांग्लादेश। देखो, ये है प्यारा भारत, और इसके पास में ये जो मैंने इलाका दिखाया था, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। प्रेसिडेंट है इसके अब्दुल हमीद, और प्राइम मिनिस्टर है इनकी शेख हसीना। तो इतनी बातें अपने बांग्लादेश के बारे में याद रखेंगे। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान की किस नदी के बीहड़ को कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से घोषणा की है? तो आप ये देखें, पहली बात तो ये जो योजना है वो किसके सहयोग से बनी है? विश्व बैंक से। ये इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो बीहड़ को कृषि योग्य भूमि बनाई जा रही है, ये किसके सहयोग से बन रही है? ये बन रही है विश्व बैंक के सहयोग से। अच्छा, ये कौन सी नदी के बीहड़ है? ये हैं चंबल नदी के बीहड़, ठीक है। बीहड़ क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, ये चीज़ है, ये कहलाते हैं चंबल के बीहड़। जब नदी गुजरती है तो वो क्या करती है, अपने आसपास की मिट्टी को जो होती है साइडों में छोड़ती जाती है। तो इस तरह से देखो, ऊंचे ऊंचे मिट्टी के क्या बन जाते हैं? टीलर बन जाते हैं। तो इन टीलों को क्या करेगी अब सरकार? करेगी समतल, और समतल करके यहाँ पर बनाए जाएंगे अपने पास में, इनको बनाया जाएगा कृषि योग्य उपजाऊ भूमि, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में कि चंबल का बीहड़ जो है यूपी के आगरा, राजस्थान के धौलपुर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और कुछ अन्य जिलों में फैला हुआ है। तो 2 दशक पहले ये जो इलाका था भीड़ों का, ये डाकुओं की वजह से जाना जाता था। डाकुए यहाँ छुपे रहते थे, लेकिन अब जो डाकू हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो अब क्या किया जाएगा, इन टीलों को समतल करके इसे एग्रीकल्चर लैंड में बदला जाएगा। तो याद रखेंगे ये कि चंबल के भीड़ों को सरकार जो है विश्व बैंक की सहायता से एग्रीकल्चर लैंड में बदल रही है, यानी उसको कृषि उपजाऊ भूमि बना रही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने अभी तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मित्रता बढ़ाने के लिए एक तुर्की के सांसद है, अली शाहीन उनका नाम है, उनको एक पुरस्कार देगी, सितार-ए-कैद-ए-आज़म। सितार-ए-कैद-ए-आज़म। इस पुरस्कार से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा किसको? अली शाहीन को। ये क्या है? तुर्की के सांसद है। अच्छा, कौन देगा? पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी देश के स्वतंत्रता दिवस पर 14 अगस्त को ये पुरस्कार देंगे। पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है और अपना 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो 14 अगस्त को ये क्या करेंगे? अली शाहीन को ये पुरस्कार देंगे, सितार-ए-कैद-ए-आज़म। अच्छा, बात हुई है तुर्की की, तो ये देखिए मैप में तुर्की, ये इधर है प्यारा भारत, ये है अफ्रीका और इधर है तुर्की। देखो, ये रही तुर्की। तो तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। और प्रेसिडेंट है रिसेप तैयप एर्दोगन। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा शहर का, इस्तांबुल, ठीक है। इस्तांबुल जो है वो यहीं तुर्की में स्थित है, काफ़ी फेमस शहर है और इस तुर्की का सबसे बड़ा है इस्तांबुल शहर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान राज्य शूटिंग बॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसको निर्वाचित किया गया? तो राजस्थान राज्य शूटिंग बॉल संघ, इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है शिवराज सिंह शक्तावत को। तो ये बनाए गए अध्यक्ष, और कुणाल ओझा को बनाया गया है उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष तो होंगे शिवराज सिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष कौन होंगे? कुणाल ओझा। तो फिर ये दयानंद उपाध्याय क्या होंगे? ये होंगे महासचिव। ये है महासचिव दयानंद उपाध्याय।
शिवराज सिंह सत्यावत बन गए आपके पास में अध्यक्ष और कुणाल ओझा बन गए आपके पास में उपाध्यक्ष। तो ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है इनका कार्यकाल होगा 4 वर्षों का। और एक बात और इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है कि 2020-21 की ये जो शूटिंग बॉल चैंपियनशिप होगी, स्टेट चैंपियनशिप, कहाँ आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी अजमेर और जयपुर में। तो इतनी बातें अपन इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ध्यान रखेंगे कि महासचिव दयानंद उपाध्याय, अध्यक्ष शिवराज सिंह सत्तावत और कुणाल ओझा उपाध्यक्ष, इन दोनों का कार्यकाल 4-4 वर्ष होगा। और 2020-21 की जो स्टेट चैंपियनशिप होगी वो कहाँ होगी? अजमेर और जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। राजस्थान की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 में। राजकीय वृक्ष क्या है? खेजड़ी। राजकीय पुष्प क्या है? रोइडा। राजकीय पक्षी कौन है? गोडावण। राजकीय पशु चिंकारा। वन और राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यही है और केवला देव घना पक्षी अभयारण्य भी यही है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें अपन राजस्थान के बारे में हमेशा याद रखेंगे। मैं बार बार आपको रिवाइज कराता हूँ ताकि दिमाग में आपके बात बैठ जाए। आगे चलते हैं। राजस्थान की किस महिला तैराक के जीवन पर आधारित बॉलीवुड बायोपिक फिल्म बनेगी? तो कौन सी महिला तैराक है जिसके जीवन पर अब बॉलीवुड जो है फिल्म बनाया जा रहा है? तो वो तैराक है भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा जो है, इन्हें उदयपुर की जलपरी के नाम से भी जाना जाता है। ये है भक्ति शर्मा, देखिए इन्हें उदयपुर की जलपरी के नाम से विख्यात है भक्ति शर्मा। इस पर बनेगी बायोपिक। तो और भक्ति शर्मा देश की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय तैराक होगी जिनके जीवन पर यह फिल्म बन रही है। इन्होंने क्या किया? 5 महासागर में तैरने का रिकॉर्ड है इनके पास में। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो कौन है? टी सीरीज के भूषण कुमार इस फिल्म को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। तो याद रखेंगे, राजस्थान की महिला तैराक है जिन्हें उदयपुर की जलपरी कहा जाता है, इनके ऊपर ये फिल्म बनाई जाएगी। आगे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? तो देखो ये बात क्या है, असल में होता क्या है कि अपन आपको पता होगा कि कई बार जब पैसे की कमी होती है तो बैंक में सोना गिरवी रख देते हैं और उससे लोन उठा लेते हैं बैंक से। तो पहले बैंक क्या करता था, जितने का सोना है उसका आपको 75% देता था। मतलब यूँ समझिए कि अगर आप 1 लाख रुपए का सोना लेके गए हो तो आपको सिर्फ 75,000 रुपये का लोन मिलेगा। 1 लाख का अगर सोना है तो आपको लोन मिलता है सिर्फ 75,000 रुपये का। लेकिन अभी आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने ये देखा कि भाई अभी चल रही है कोरोना महामारी और काफ़ी लोगों के पास है पैसे की कमी। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? इस स्थिति में आरबीआई ने कहा, बैंकों से ये निर्देश दे दिए बैंकों को कि अगर कोई अब आपके पास सोना लेके आता है तो आप उसे उसके मूल्य का 90% तक लोन देंगे। 90% लोन देने का मतलब समझिए, अगर सोना 1 लाख का हुआ तो आपको कितने का लोन मिल जाएगा? 90,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। तो काफ़ी बड़ी सहायता या यूँ समझ लीजिए राहत प्रदान किया आरबीआई ने कि अगर सोने का मूल्य 1 लाख तो लोन मिल जाएगा 90,000 का। तो 90% तक का लोन मिल जाएगा। आगे चलते हैं। बात है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में। स्थापना के वक्त इसका मुख्यालय कलकत्ता था। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। मुख्यालय इसका अभी का है मुंबई में। प्रथम गवर्नर कौन है? सर ऑसबोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? मैं बार बार बताता हूँ, सीडी देशमुख। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो वो सीडी देशमुख है। और वैसे प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें। अभी हाल ही में आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति हुई जिसमें रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा। रेपो रेट कितनी है? 4% और रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35%। रेपो रेट क्या होती है? जिस दर पर आरबीआई जो है बैंकों को ब्याज देता है, बैंकों को कर्ज अगर देता है जिस रेट पर देता है तो वो तो है रेपो रेट। और बैंक अपना पैसा जिस दर पर आरबीआई में जमा करवाते हैं वो रेट कौन सी होती है आपके पास में? वो होती है रिवर्स रेपो रेट। तो याद रखेंगे, रेपो रेट है अभी 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। आगे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 जीता है? तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जीता है अभी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने। ये देखिए, यह है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डीआईटी पुणे ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। अच्छा, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किसने आयोजित किया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने संयुक्त रूप से 1 से 3 अगस्त 2020 को नोएडा में, ये भी जगह भी पूछी है, नोएडा आया हुआ यूपी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया था। ठीक है। और इसमें जीता कौन है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे। क्यों जीता है? क्योंकि उन्होंने, इनके 6 सदस्यों की एक टीम थी, तो इन्होंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसका नाम है दृष्टि। ये जो दृष्टि जो ये क्या करता है, ये चेहरे के एक्सप्रेशन, हाव भाव आदि को देख करके पहचान लेता है। जैसे कहते हैं ना फेशियल रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर,
ठीक है, मतलब चेहरे के हाव भाव, अभिव्यक्ति आदि को पहचानने का जो सॉफ्टवेयर है वो ये दृष्टि। और जिन्होंने ये जीता है DIT के सदस्यों ने, उनको पुरस्कार कितने का मिला है? आपको 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला है इनको, 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार। तो याद रखेंगे, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जो है जीता किसने? DIT पुणे ने। कितने का पुरस्कार मिला? 1 लाख का। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। कब से कब तक? 1 से 3 अगस्त को। और कहाँ आयोजित किया था? नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश में। तो अब बात कर लेते हैं कल के सवाल की। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसे नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया था गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन थे? जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, पहले उपराज्यपाल का दर्जा प्राप्त है उनको जम्मू कश्मीर का। इन्होंने उपराज्यपाल से इस्तीफा दिया और अब बन गए ये CAG। अच्छा, अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किसे बनाया गया? वो बनाया गया मनोज सिन्हा को। अच्छा, मैंने आपसे ये भी पूछा ये कितवें नंबर के कैग हैं? तो ये 14वें नंबर के कैग बनाए जाएंगे। तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया, उनको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से आप आंसर देते रहें, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतनी बातें आपको याद रहेगी। आगे चलते हैं। आज का सवाल है आपके लिए कि नवंबर में रिलीज होने वाली पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है? ऑप्शन है यतीश यादव, नीना राय, निरुपमा यादव या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज के लिए अपने करंट अफेयर्स का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।